हाय एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज द हिंदू नहीं पढ़ेंगे, द हिंदू की बजाय टाइम्स ऑफ इंडिया के इस सुपर इंटरेस्टिंग आर्टिकल को कवर करेंगे। आर्टिकल लिखा हुआ है सोने पे, गोल्ड पे। पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और कई सारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स आपके सही हो जाएंगे। आज रोज एक एक अखबार हमें नहीं पढ़ना चाहिए। आप द हिंदू पढ़ते हो ना रोज, तो उससे क्या होता है, आपका दिमाग उस अखबार के हिसाब से और उसके दायरे में कैद हो जाता है। इसलिए मैं बार बार आपके रीडिंग के सोर्सेज को चेंज करता हूं ताकि हर तरह की चीज आपको पढ़नी आए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीख। कह रहा है जी गोल्डन रूल। रूल का मतलब तो आप जानते ही हैं, प्रिंसिपल, कानून, कायदा, नियम। गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा, जो गोल्ड से बना हो। कह रहा है एक दुनिया में, हमारी दुनिया में एक सुनहरा नियम है। सुनहरा नियम क्या है कि जो सोना है, जो गोल्ड है, वो हमेशा वैल्यूबल रहेगा। बस यही गोल्डन रूल है। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी टाइम्स चेंज बट वर्ड्स ट्रस्ट इन गोल्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू डज नॉट। कह रहा है जी वक्त बदलते हैं, टाइम्स चेंज। एस लगाने का मतलब क्या है, अलग अलग दौरों की बात कर रहा है, फेजेस की बात कर रहा है ना। कभी मिडल एज होता था, कभी एंशंट सिविलाइजेशन थी, फिर 18th सेंचुरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 20th सेंचुरी। तो ये अलग अलग दौर हैं, इसलिए टाइम ना लिख करके हम टाइम्स लिखते हैं जब हम बड़े जो है स्केल पे हिस्ट्री की बात करते हैं। कह रहा है जी वक्त और दौर बदलते हैं, लेकिन दुनिया जो है वर्ड, उसका ट्रस्ट यानी भरोसा जो है ना, और किस में भाई, गोल्ड में, सोने में। और किस तौर पे भरोसा, ये तौर पे या एज एक स्टोर ऑफ वैल्यू के। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब सोने में वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। आज सोना लेके खरीद के कहीं पटक दो, 50 साल बाद उसको आप निकालोगे तो जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना सोने का दाम भी बढ़ जाएगा। कह रहे जी वक्त बदलते हैं, लेकिन लोगों का भरोसा गोल्ड में एक स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे वो नहीं बदलता, इट डज नॉट। चलिए, टाइम्स सब्जेक्ट है, नाउन है ग्रीन कलर में, सारे नाउन्स आपको ग्रीन में मिलेंगे पूरे आर्टिकल में। प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब भी प्लूरल है, बिना एस के आपने इसको यूज किया। बट कंजंक्शन है, ट्रस्ट आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा, विश्वास। ट्रस्ट की वर्ब है डज नॉट। डज नॉट के बाद में चेंज लिखा होना चाहिए, क्योंकि डज हेल्पिंग वर्ब अपने बाद में मेन वर्ब लेगी, लेकिन ऑलरेडी लिखा हुआ था तो इन भाई साहब ने यहाँ पे छोड़ दिया। ये चीजें आपको कैच करनी है खुद से कि टाइम्स चेंज, ट्रस्ट डज नॉट, तो डज नॉट चेंज ही होगा, वो चेंज पहले लिखा था तो उस वर्ब को इसने दूसरी बार नहीं लिखा, है ना। चल, स्टोर ऑफ वैल्यू मैंने आपको समझा दिया, बाकी आगे आपको डिटेल में समरी के वक्त बताएंगे सोना स्टोर ऑफ वैल्यू क्यों है। चलिए अब जल्दी से बढ़ेंगे आगे। अपना ट्रेडिशन, अपना रिवाज तो यही है कि अपने पहले किसी भी आर्टिकल की वोकैब देख लेते हैं। 4-5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो ताकि स्मूथली आप पढ़ सको। क्लास अच्छी लगे, समझ में आए, पसंद आए तो जरूर से एक लाइक और एक शेयर देना, ताकि इसी क्वालिटी और जोश को रोज मेंटेन किया जा सके। चलिए, सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, होपफुली आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। मॉक टेस्ट भी साथ में जरूर लगाना, क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी तैयारी का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और टेक्स्ट बुक पे सीजीएल के नए पैटर्न के मॉक टेस्ट अपडेट हो चुके हैं। देखो, सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 के हैं 2025 के। 1100 से ज्यादा मॉक टेस्ट अभी ऐड हो चुके हैं और भी ज्यादा आपको मिलते रहेंगे। और एक नया फीचर भी लगाया गया इस साल सीजीएल वालों के लिए कि आप लाइव मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें पूरे भारत के जो टेक्स्ट बुक के सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ आप कंपीट करोगे। मॉक टेस्ट लगाओगे, अपने आंसर्स को एनालाइज करोगे, गलतियों को देखोगे, ये सब चीजें इस मॉक टेस्ट के अंदर जो है इंक्लूडेड है। पास का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, टेक्स्ट बुक का आपको मिलेगा लिंक। लिंक पे आपको जो भी प्राइस दिखाए कूपन लगा लेना, YT10। ऑफ कोर्स इस कूपन को लगाने से आपका प्राइस घट के 571 रुपीज हो जाता है। चलिए, लिंक दिया गया कमेंट सेक्शन में, यूज द कूपन YT10। ऑलराइट, वोकैब शीट थोड़ी सी कर देता हूं जूम इन ताकि आप इसको ठीक से पढ़ पाओ। पहला वर्ड है फिलिप। फिलिप का मतलब होता है थोड़ा सा एनकरेजमेंट, बढ़ावा, बूस्ट। किसी को हल्का सा आप कहते हो ना थपकी दे करके कि चलो चलो आगे बढ़ो, वो होता है फिलिप। अ कट इन फ्यूल प्राइसेस मे गिव फिलिप टू द कंज्यूमर्स फेसिंग हाई इन्फ्लेशन। कह रहा अगर एक कट आ गया ना फ्यूल के प्राइसेस में, एक कमी आ गई ईंधन के दामों में, पेट्रोल डीजल के दामों में, तो ये थोड़ा सा बढ़ावा दे सकता है या राहत भी दे सकता है उन कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को, आम आदमियों को जो फेस कर रहे हैं हाई इन्फ्लेशन को या बढ़ती महंगाई को। चलिए, फिलिप का मतलब थोड़ा सा बताया ना मैंने आपको,
किसी को थोड़ा सा आपने जोश एनकरेजमेंट दिया, इसका मतलब थोड़ा सा रिलीफ भी होता है। जब आप किसी को फिलिप देते हैं थोड़ा सा कंफर्ट भी मिलता है ना उस आदमी को, चलो मेरे साथ कोई खड़ा है, तो थोड़ा सा कंफर्ट, रिस्पाइट, स्टिमुलेशन, सकर, ये इसके सारे सिनोनिम्स हैं। आज रिस्पाइट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। बिल्कुल छोटा सा कंफर्ट, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है लेकिन हल्का सा आपको कहीं से साहस बढ़ावा या कंफर्ट मिला, वो रिस्पाइट होता है। एक बहुत अच्छी ईडियम भी है इसके लिए, कोल्ड कंफर्ट। याद रखना, ऐसा कंफर्ट जो आपके लिए काफी ना हो लेकिन फिर भी वो कंफर्ट हो, कोल्ड कंफर्ट कहलाता है। चलिए अगला वर्ड अपने पास रिवर्सल। यू टर्न समझते हैं ना आप, भाई नॉर्थ में जा रहे थे, अचानक से गाड़ी को ऐसे मोड़ दिया, आपने यू टर्न मार दिया। तो यू टर्न का मतलब होता है 180 डिग्री मोड़ना या किसी बात से पलटना। अंग्रेजी में इसको रिवर्सल भी बोलते हैं। द गवर्नमेंट्स रिवर्सल ऑन द प्रॉमिस ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज एंगर्ड फार्मर्स। सरकार का जो रिवर्सल था या पलटी थी, और किस चीज को लेके भाई, इस प्रॉमिस को या वादे को लेकर के, एग्रीकल्चर की सब्सिडीज का। इस पलटी ने एंगर कर दिया या गुस्सा दिलाया फार्मर्स को, क्रोधित कर दिया। एंगर करना यानी क्रोधित करना। चलिए ये सारे सिनोनिम्स हैं पलटी के। एक सेकेंड, फ्लिप फ्लॉप, टर्न अराउंड, बैक पेडल, वोल्ट फेस, बैक ट्रैकिंग, समरसॉल्ट। आपके लिए नए हैं मुझे पता है, देख लो इनको, नजर से निकाल लो इनको, फिर किसी क्लास में आएंगे कहीं टर्न अराउंड आएगा तो फिर से आपको रिवाइज करवाएंगे, है ना। बाकी अगर क्लास में रेगुलर हो तो ये सारे वर्ड्स आपको पता होंगे। वोल्ट फेस की तरफ जरूर ध्यान देना, पलटीबाज आदमी को या उसकी पलटी को, एकदम होता ना आदमी अचानक से बदल जाता है, ऐसे आदमी को या उसकी हरकत को बोलते हैं अंग्रेजी में वोल्ट फेस। चलिए बैक ट्रैकिंग नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा। अगला वर्ड अपने पास फैड। देखिए फैड का मतलब होता है एक नया क्रेज, नया फैशन, नया ट्रेंड जो थोड़े दिन चलता है और फिर बंद हो जाता है। जैसे आप देखना यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, हालांकि इंस्टाग्राम में नहीं चलाता हूँ, यूट्यूब चलाता हूँ, आप रील्स और शॉर्ट्स के पीछे कभी कभी नया गाना सुनेंगे, सॉन्ग कोई अलग लैंग्वेज का, वो 10-15 दिन चलेगा और फिर उसके बाद कोई और आ जाएगा उसकी जगह। तो ये सारे सॉन्ग्स जो हैं वो रील्स और शॉर्ट्स में फैड का काम करते हैं। चलिए, द न्यू डाइट बिकेम अ पॉपुलर फैड। ये जो नई डाइट थी ये एक पॉपुलर फैड बन गई, यानी लोकप्रिय फैशन बन गई। हर आदमी ये डाइट खा रहा था, बट इट फेडेड अवे क्विकली। लेकिन ये फेड अवे कर गई, ये धुंधली हो गई, धूमिल हो गई, या फिर गायब हो गई धीमे धीमे, फटाफट से, क्विकली। फैड वही है जो आगे चला जाए, जो रुक जाए वो फैड नहीं है, वो एवरग्रीन है। फैड को मेनिया भी बोलते हैं, ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अगला वर्ड अपने पास सोर, SOAR। सोर का मतलब होता है चीजों का अचानक से आसमान की तरफ उछाल मारना। किसी चीज का दाम बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गई, इस तरीके से जब राइज होता है ना, इंक्रीज होता है, इस इंक्रीज करने को अंग्रेजी में सोर करना बोलते हैं। सोरिंग ऑयल प्राइसेस हैव पोज्ड अ चैलेंज बिफोर द सेंट्रल बैंक। सोर करते हुए, आसमान छूते हुए कच्चे तेल के दामों ने, ऑयल प्राइसेस ने खड़ा कर दिया है, पोज कर दिया है एक चैलेंज या चुनौती। और किसके सामने? सेंट्रल बैंक्स के सामने। तो सोर वर्ब को ING फॉर्म लगा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया हमने, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सोरिंग ऑयल प्राइसेस यानी बढ़ते हुए तेल के दाम। चलिए ये सोर वर्ड तो आर्टिकल में आएगा ही, इसका सिनोनिम है शूट अप। जब अगर कोई चीज तेजी से ऊपर जा रही है, दाम बढ़ रहे हैं, वैल्यू बढ़ रही है, तो शूट अप हो रहा है ना, वो आसमान में जो है एक गोली की तरह जो है ना, उसका ग्राफ जो है ऊपर बढ़ रहा है, शूट अप करना। अच्छा, सोर का बिल्कुल उल्टा होता है जी, प्लमेट या प्लंज। किसी चीज का तेजी से गोता खाना, किसी चीज की वैल्यू में कमी होना। तो ये वर्ड भी आएगा और दूसरा वाला शूट अप भी आएगा। चलिए लास्ट वन वर्ड है पैरेबल, ये आप सभी को आना चाहिए। पैरेबल का मतलब है ऐसी एक स्टोरी, मॉरल स्टोरी, जो आपको अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क सिखाए। और उसमें अक्सर कुछ जानवर भी होंगे, शेर, चीते, लक्कड़ बग्गे, लोमड़ा मोमड़ा सब होंगे उसमें। वो पंचतंत्र की कहानियां देखी होंगी आपने, बचपन में सुनी होंगी, वो पैरेबल्स होती हैं। पैरेबल्स फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वैदिक कल्चर। ये जो मॉरल स्टोरीज हैं, नैतिक कहानियां हैं, ये एक इंटीग्रल पार्ट बनाती हैं, अभिन्न हिस्सा बनाती हैं। इंटीग्रल यानी अंदर बसा हुआ, तो इनसेपरेबल हिस्सा बनाती हैं, बनती हैं हमारे वैदिक कल्चर का। हमारे कल्चर में, वैदिक कल्चर में आपको बहुत कहानियां मिलेंगी ऐसी। चलिए ये वन वर्ड है, याद रखना इसको, एग्जाम स्पेसिफिक वन वर्ड है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, एलिगरी, फेबल, एपिलॉग और लेजेंड। ये लेजेंड नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। 5 वर्ड्स होगा डिटेल में, टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, आप ही के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। सारे नोट्स और नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम से मिलेंगे। फर्स्ट कमेंट में जाओ, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक रखा है। चलिए अब आर्टिकल पे आए, एक समरी आपको दे। आपने बहुत बार सुना होगा कि सोना जो है ना,
महंगाई के साथ चलता है, और ये बात बिल्कुल सच भी है। आज से 50 साल पहले अगर किसी बैंक क्लर्क की तनख्वाह में 1 तोला सोना आता था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 50 साल पहले, तो आज भी अगर आप बैंक क्लर्क लगेंगे ना तो मोटा मोटा 1 ही तोला सोना आएगा। समझ पा रहे हो सकता है उससे भी कम आए। आज से 50 साल पहले सोना हो सकता है 50 रुपए का हो, आज सोने का दाम 70-80 हज़ार रुपये भी है, लेकिन वो 50 से 80 हज़ार का फासला सोने ने पूरा किया, महंगाई के साथ में अपनी वैल्यू को बनाए रखता है। इसलिए सोना बन जाता है स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर आपके पास ढेर सारा धन हो तो सोना खरीद के रख दो, महंगाई को अपने आप वो हैंडल कर लेगा। हमारा आर्टिकल ये बता रहा है कि सोने के सामने बहुत सारी चुनौतियां आई पिछले कई सालों में, और बहुत सारे फैड भी आए, नए नए फैशन, नई नई चीजें भी आई, लेकिन सोना आज भी बरकरार है, और इसके आपको रीजंस भी बताएगा। आज की टोन है रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्टिव टोन मतलब जब आप अपनी हिस्ट्री पे, अतीत पे सोचते हो कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो रिफ्लेक्टिव टोन होती है। तो आज रिफ्लेक्टिव टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, थोड़ा आयरॉनिकल भी है, उपहास और सरकाजम भी आपको, व्यंग भी आर्टिकल में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करें इसको। चलो, फर्स्ट पैराग्राफ आपको खुद से पढ़ना है, मीनिंग निकालना है। भाई ये क्लास आपके पढ़ने के लिए है, तो ट्राई दिया करो, पहले खुद से पढ़ो वीडियो को पॉज करके। चलिए, कह रहा है जी, देयर इज अ लेजेंड नॉट अनडिस्प्यूटेड दैट रोमन सोल्जर्स वर समटाइम्स पेड इन सॉल्ट। कह रहा है एक ऐसी कहानी है हमारे पास, लेजेंड है, एक नैतिक शिक्षा वाली कहानी है, मॉरल स्टोरी। और क्या कह रहा है जी, जो अनडिस्प्यूटेड नहीं है। देखिए, डिस्प्यूट करना यानी किसी चीज पे ना बोलना। आधे लोग बोल रहे हैं है, आधे लोग बोल रहे हैं नहीं है, तो डिस्प्यूट हो गया ना ये। अनडिस्प्यूटेड मतलब जिसके ऊपर कोई किंतु परंतु ना हो, और नॉट अनडिस्प्यूटेड का मतलब है ये कहानी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जिस पे किंतु परंतु ना हो। इस पे काफी लोग जो हैं शक भी करते हैं। कह रहा है कहानी ये है दैट कि रोमन सोल्जर्स जो थे, रोमन एम्पायर के जो सैनिक थे, फौजी थे, कभी कभी वो पेड किए जाते थे, उनको तनख्वाह दी जाती थी सॉल्ट में या फिर नमक में। यानी उनके पैसे के बदले उनको नमक दे दिया जाता था कि तुम्हारा इतना पैसा, इतना नमक जो है ले जाओ। चलिए, लेजेंड सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, क्लोज देर से शुरू हुआ था। देर से, हेयर से शुरू होने वाले क्लोज, इनकी कोई वर्ब नहीं होती। देर, हेयर जो है ये एडवर्ब होते हैं, तो इनके बाद जो वर्ब रखी हो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, वो वर्ब अपने बाद में आने वाले नाउन के हिसाब से है। लेजेंड्स होता तो वर्ब आर हो जाती, प्लूरल हो जाती। देर का कोई कनेक्शन नहीं है इस वर्ब से, समझ गए। रोमन सोल्जर्स की वर्ब है वर पेड, पैसिव वॉइस में इनको पे किया जाता था। इन सॉल्ट का मतलब है नमक में, यानी पैसा के बदले नमक इनको दिया जाता था। कह रहा जी, हेंस द वर्ड सैलरी। कह रहा जी इसी प्रकार से ये वर्ड जो है आया सैलरी, सॉल्ट से, नमक से ही सैलरी नाम का वर्ड बना, एस से सॉल्ट, एस से सैलरी। चलिए, ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब इसमें अलग से नहीं है। कह रहा है विद टेबल सॉल्ट एट अराउंड 35 सेंट्स अ किलो इट वॉन्ट डू टुडे। कह रहा है जी इस चीज के साथ ही, किस चीज के साथ भाई, विद किस चीज के साथ, टेबल सॉल्ट के, यानी आम रोजमर्रा के नमक के। टेबल सॉल्ट का मतलब ऐसा नहीं है कोई टेबल पे रखा हुआ नमक, जो घर में हम नमक रखते हैं, खाना नमक को जो यूज करते हैं वो टेबल सॉल्ट होता है। कह रहा है जी घर में यूज होने वाले नमक के होने के साथ ही लगभग 35 पैसा 1 किलो, सेंट मतलब अमेरिकन डॉलर की बात हो रही है। कह रहा है जी इस दाम पे होने के साथ ही इट वॉन्ट डू टुडे, ये ऐसा नहीं करेगा आज। अब क्या नहीं करेगा, यानी सॉल्ट के अंदर आप किसी की सैलरी नहीं दे सकते हो भाई। 35 पैसे का अगर नमक आता है तो किसी को 35,000 देने हो तो क्या उसको आप नमक का ट्रक दोगे? समझ पा रहे हो? तो नमक ने अपनी वैल्यू खो दी है। चलिए, विद से सेंटेंस शुरू हो तो इसका मतलब होता है के साथ ही। अब जैसे ही आप सेंटेंस को पढ़ना शुरू करें, मीनिंग निकालें के साथ ही नाम के फ्रेज से। इट आया सॉल्ट के लिए, वर्ब है इसकी वॉन्ट डू। वॉन्ट डू का मतलब है ये काम ये नहीं कर पाएगा। अच्छा, वॉन्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन है विल नॉट का। विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट लिखा जाता है। कह रहा है इवन द लोएस्ट रैंक्स वुड नीड अ ट्रक टू कार्ट अवे देयर वेजेस। कह रहा है यहां तक कि जो लोअर रैंक्स हैं, लोवेस्ट रैंक्स मतलब सबसे नीचे के फौजी, कह रहा है उनको भी जरूरत होगी एक ट्रक की, ताकि वो कार्ट अवे करें, ढोकर के ले जाएं अपनी वेजेस को, तनख्वाह को। अगर नमक में देने लगे तो ट्रक लाना पड़ेगा, इतना सारा नमक उनको देना पड़े। चलिए, लोवेस्ट रैंक्स की वर्ब है वुड नीड, कार्ट अवे करना यानी ढो के ले जाना। देखिए, कार्ट का मतलब ही होता है गाड़ी, है ना, किसी चीज में आप रख के ले जाते हो, कार्ट,
समझ लो ना, कार्ट एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी। तो कार्ट अवे करना यानी किसी चीज़ को ले जाना, ढो करके ले जाना। वेजेस का मतलब है सैलरी। रैंक का मतलब होता है दर्जा। एक वन वर्ड मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इडियम एक्चुअल में सबको पता होनी चाहिए, रैंक एंड फाइल। रैंक का मतलब मैंने आपको बता दिया, दर्जा। कोई ऊपर के रैंक का अधिकारी, कोई नीचे का रैंक का फौजी। रैंक एंड फाइल, इससे एक फ्रेज बनता है। अगर नहीं पता है तो अभी चेक करो गूगल पे, हमेशा आपको याद रहेगा। कमेंट्स में डालना जिन बच्चों को पता है। चलो अब एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, बड़ा प्यारा है ग्रामर का। कॉन्सेप्ट ये है जी, जब आप किसी को कुछ पैसा वैसा दो, भुगतान करो, पे करो, तो आप दो तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका है आप उसको कोई चीज़ दे दो, उसको कोई सामान दे दो, कैश दे दो, सोना दे दो, जैसे सॉल्ट मिला। दूसरा तरीका है आप उसको किसी तरीके से भुगतान करो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, चेक से, नेट बैंकिंग से। तो जब भी आप किसी तरीके से भुगतान करते हो, इंस्ट्रूमेंट से भुगतान करते हो, तब आप पे बाय करते हो, बाय प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप किसी चीज को देकर के भुगतान करते हो, कैश दिया, बताया ना मैंने आपको, कैश, या इनको नमक मिला बेचारों को, किसी को सोना दिया, तब आप इनका इस्तेमाल करते हो। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, एक बार में दिमाग में बैठेगा। 4 वर्ड्स हैं, 4 सेंटेंस अपने सॉल्व करते हैं। द क्लाइंट्स वर रिक्वायर्ड टू पे बाय और इन चेक। क्लाइंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड थे, कस्टमर्स से ऐसी मांग थी कि वो पे करें, भुगतान करें चेक के जरिए। अब चेक तो एक इंस्ट्रूमेंट है, चेक कोई ऐसी चीज तो है नहीं, मतलब किराने की दुकान पे जाके आप सामान ले आओगे चेक से, है ना। गोल्ड नहीं है ये, कैश भी नहीं है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट है तो पे बाय चेक लिखना है, पे इन चेक आपको नहीं लिखना है। द फैक्ट्री वर्कर्स वर पेड इन और बाय कैश। फैक्ट्री वर्कर्स को पे किया जाता था कैश के थ्रू या कैश में। कैश तो अपने आप में एक चीज है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो कैश के साथ में इन लगेगा, बाय का इस्तेमाल नहीं होगा। चलो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सम फार्मर्स स्टिल पे बाय या इन काइंड ऑफरिंग क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ मनी। कुछ फार्मर्स जो किसान जो हैं आज भी बाय काइंड या इन काइंड पे करते हैं। देखिए बाय या इन काइंड, ये तो आप जो भी लगाएंगे दोनों में से, बाय या इन काइंड में से जो भी आप लगाएंगे, इस फ्रेज का मतलब ये होता है अदल बदल करना। मेरी फसल ले जाओ और तुम मुझे थोड़ा सा पैसा दे जाओ, है ना, या मेरे टमाटर ले जाओ, मुझे भिंडी दे जाओ। जब इस तरह का आप काम करते हैं तो उसको बोलते हैं इन काइंड करना। इसमें भी बाय का इस्तेमाल नहीं होता, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये अंग्रेजी में एक फ्रेज है। ठीक है, ये तो आपने सीख ही लिया, लेकिन ये भी याद रखना, इन काइंड भी एक फ्रेज अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है अदल बदल करना। तो कुछ फार्मर्स आज भी अदल बदल करते हैं, बार्टर सिस्टम में चलते हैं, ऑफर कर देते हैं अपनी फसल को पैसे के जो है बदले, इंस्टेड ऑफ मनी। चलो कॉन्सेप्ट सीखा, तो लास्ट क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है, सभी लोग अटेम्प्ट करें। ही पेड द वेंडर बाय या इन गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स के आगे क्या लगाऊं, बाय लगा दूं या इन लगा दूं? चलो सबको अटेम्प्ट करना, कमेंट्स में डालना, गलत और सही वहां आपको फीडबैक मिलेगा। आ जाओ आगे, आराम से एक रीडिंग दो इसको। चलिए, कह रहा है जी, बट गोल्ड द अदर एंशंट स्टोर ऑफ वैल्यू सोल्जर्स ऑन। कह रहे लेकिन जो गोल्ड है ना, जो एक दूसरा एंशंट या पुराना स्टोर ऑफ वैल्यू है, या वेल्थ को, धन को संभालने का जरिया है। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब धन को संभालने का इंस्ट्रूमेंट। कह रहे वो आज भी सोल्जर ओन करता है, वो फौजी की तरह आगे बढ़ा जा रहा है। देखिए सोल्जर ओन एक नई फ्रेजल वर्ब आपके लिए। सोल्जर का मतलब होता है फौजी, फौजी वो होता है जो दुश्मन से लड़े, आगे बढ़े। सोल्जर ऑन करना यानी फौजी की तरह मुश्किल हालात में भी जैसे तैसे आगे बढ़ते रहना। कह रहा है गोल्ड जो है ना, इतना पुराना एंशिएंट स्टोर ऑफ वैल्यू है, आज भी ये कायम है, सोल्जर ऑन कर रहा है। कह रहा है जी, अबाउट 15 years ago ड्यूक यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स कैलकुलेटेड दैट अ रोमन सेंचुरियन पेड 38.6 ounces और रफली 1.1 किलोग्राम ऑफ गोल्ड पर एनम वॉज 30% रिचर देन अ यूएस आर्मी कैप्टन। कह रहा है जी 15 साल पहले, आज से सन 2010 में ड्यूक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ऐसा कैलकुलेट किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के। क्या कैलकुलेट किया भाई उन्होंने, कि अगर एक रोमन सेंचुरियन की बात करें, पुराने ज़माने में 2000 साल पहले एक रोमन सेंचुरियन वो होता है कमांडर जिसके पास 100 लोगों की फौज हो, 100 लोगों की बटालियन को वो हैंडल करता हो। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि 2-5 हजार साल पहले रोमन सेंचुरियन जो हुआ करते थे, जो पेड होते थे, अब देखो पेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, जो पे किए जाते थे इतने आउंस या लगभग रफली 1.1 किलोग्राम ऑफ गोल्ड हर साल उनको तनख्वाह में मिलता था। कह रहे ये जो सेंचुरियन था ना, ये 30% ज्यादा अमीर था, और किसके बजाय,
आजकल के अमेरिकन आर्मी के कैप्टन से। समझ गए ना? तो अगर कैलकुलेट करें तो उस वक्त उसको 1.1 किलोग्राम गोल्ड मिलता था, लेकिन आज के अमेरिकन कैप्टन को अगर आप देखें तो साल में शायद 600-700 ग्राम गोल्ड मिलता है, इतनी ही तनख्वाह मिलती है। तो ये इन्होंने कैलकुलेट किया। समझ में आ रहा है ना सेंटेंस? रिसर्चर्स की वर्ब है कैलकुलेटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। रोमन सेंचुरियन, रोमन कैप्टन, वर्ब एसकी वॉज। चलिए, रफली का मतलब होता है ऑलमोस्ट, लगभग। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी करवाता हूं, पहले इसको पूरा करते हैं। कह रहा है जी सिंस देन द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज रिजन 3.6 टाइम्स। कह रहा है जी तब से जो दाम है सोने का बढ़ चुका है 3.6 गुना। पिछले 15 साल में 2010 से सोना 3.5 गुना दाम अपना बढ़ा चुका है। विच इज अनलाइकली टू बी द केस विद यूएस आर्मी सैलरीज। कह रहे जो कि एक अनलाइकली या असंभावित होने वाला केस है अमेरिकन आर्मी की सैलरीज का। 2010 से सोना जरूर 3.5 गुना हो गया, लेकिन किसी की तनख्वाह 2010 से अभी तक 3.5 गुना नहीं हुई होगी। तो मतलब और ज्यादा वो गरीब हो रहे हैं। अगर पुराने कंपेयर करें आप पुराने फौजियों से इनको, तो उनको तो सोना काफी ज्यादा मिलता था। चलिए, रिसर्चर्स की वर्ब है कैलकुलेटेड, सेंचुरियन की वर्ब है वॉज, प्राइस ऑफ गोल्ड की वर्ब है हैज रीजन, राइज की थर्ड फॉर्म है। राइज का मतलब होता है चीजों का बढ़ना, सोर करना, इंक्रीज होना। ठीक है, हैज प्लस में V3 लगी हुई है। विच की वर्ब है इज। अनलाइकली मतलब जो चीज पॉसिबल ना हो। कह रहा इट इज नॉट सरप्राइजिंग देन दैट नथिंग फ्रॉम डच ट्यूलिप्स टू क्रिप्टो हैज डल्ड गोल्ड्स अपील। कह रहा है इसलिए ये चीज सरप्राइजिंग नहीं है, इस चीज में बिल्कुल भी अचंभा नहीं है हमें। देन तब जाकर के, और किस चीज पे? चीज ये है कि दैट कोई भी चीज, नथिंग, चाहे आप डच ट्यूलिप्स को ले लो या फिर आप क्रिप्टो करेंसी को ले लो, कह रहे किसी भी चीज ने नहीं डल किया या फीका किया सोने के आकर्षण को या अपील को। मतलब सोना तो अपनी कीमत बनाए हुए 2000 साल पहले से आज तक, बल्कि उसकी कीमत तो ज्यादा बढ़ गई है, सैलरियां कम बढ़ी होंगी। तो किसी भी चीज ने, चाहे डच ट्यूलिप्स की बात करें चाहे क्रिप्टो करेंसी की बात करें, सोने के चमक को, अपील और आकर्षण को कम नहीं किया है। अब दिमाग में सवाल आएगा डच ट्यूलिप्स क्या होता है? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ट्यूलिप मेनिया इसको सर्च करना आप गूगल पे, मज़ा आएगा आपको। 5 मिनट पढ़ोगे तो आप कुछ नया भी सीख लोगे। 16वीं सदी में नीदरलैंड्स में लोग ट्यूलिप के, मतलब ये पौधा होता है, हिंदी में मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, याद नहीं मुझे। तो ये पौधा जो था, इसका फूल जो था ना, ये बेचने लगे एक दूसरे को और इसका दाम बढ़ने लगा। रातों रात ये प्लॉट के दाम पे, फ्लैट के दाम पे बिकने लगे ये फूल। माली जो है रातों रात अमीर हो गए, लोगों ने भी सब कुछ बेच के ये फूल खरीद लिए ट्यूलिप के। फिर अचानक से लोगों को अकल आई और कई लोग बेघर हो गए जिन्होंने अपने घर बार बेच के ट्यूलिप खरीदे थे। तो ये फैड होते हैं, ये आते हैं जाते हैं, कभी कोई चीज़ महंगी कभी कोई चीज़ सस्ती, लेकिन सोना जो है आज वैसा का वैसा बना हुआ है। ठीक है, पढ़ना है इसको, ट्यूलिप मेनिया को। कह रहे जी स्टॉक्स आर अ स्टडी पैरेलल बट एवरीथिंग एल्स कम्स एंड गोज लाइक अ फैड। कह रहे अगर फिर स्टॉक्स की बात करें, शेयर मार्केट के शेयर्स की बात करें, तो वो एक स्टडी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है जो बराबर में खड़ा हो, स्टडी का मतलब होता है लगातार। तो स्टॉक्स ही एक ऐसी चीज है जो सोने के बराबर खड़ी रही है पिछले 50, 100, 200 साल। कह रहा है लेकिन हर एक दूसरी चीज अगर आप देखें, एवरीथिंग एल्स, वो आती है और जाती है एक फैड की तरह, एक आने जाने वाले फैशन की तरह। चलिए, स्टॉक्स यानी शेयर्स पता है आपको क्या होते हैं? वर्ब इनकी आर, सोने के बिल्कुल बराबर रहते हैं। पिछले 500 सालों का इतिहास यही कहता है ना? आप सोना ले लो या किसी कंपनी का शेयर ले लो, शेयर्स में आपको ज़्यादा अच्छी वैल्यू मिलेगी। एवरीथिंग एल्स की वर्ब है कम्स एंड गोज। फैड आपने देख लिया, शॉर्ट लिव ट्रेंड, एक ऐसी चीज जो आनी जानी है, एक बार हुई फिर चली गई, है ना? चलो अब एक कॉन्सेप्ट देखेंगे ग्रामर का, और ये कॉन्सेप्ट कई लोगों को कंफ्यूज करता है। आपने कई बार देखा होगा एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लगी होगी, लेकिन उसके साथ में देन नहीं लगा होगा। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा, सर कंपैरेटिव डिग्री लगी है तो देन क्यों नहीं लगा? सेंटेंस गलत है। देखो जी, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन लगे या ना लगे ये ऑप्शनल होता है। माई फोन इज फास्टर, मेरा फोन तेज है। फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री आपने लगा दी फास्टर, फास्टर तो कंपैरेटिव डिग्री है, फास्टर का मतलब है ज्यादा तेज है। ये सेंटेंस अपने आप में सही है, देन लगाने की यहां जरूरत नहीं है, लगा दोगे तो भी ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस कब बोलेगा आदमी? जब किसी दूसरे फोन से कंपैरिजन हो रहा होगा। आपने अपना दिखाया, मैंने बोल दिया मेरा तुम्हारे से तेज है या मेरा फोन ज्यादा तेज है, तो तुम्हारे से तेज मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले मुझे बताया तो कॉन्टेक्स्ट में ये बात समझ में आ रही है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन लगाना कोई मजबूरी की बात नहीं है, लेकिन इसका उल्टा बिल्कुल सही है। अगर देन लग गया तो कंपैरेटिव डिग्री जरूर आएगी। ही वर्क्स हार्ड देन ऑल हिज टीममेट्स, वो हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, ज्यादा मेहनत मुकाबले में उसके सभी टीममेट्स के।
देखिए अगर ये सेंटेंस इतना ही होता ना, ही वर्क्स हार्ड, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर सेंटेंस ऐसा भी होता, ही वर्क्स हार्डर, और ये बाकी का ना होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन देन लगते ही अब आपको कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हार्ड की कंपैरेटिव क्या होती है? हार्डर। तो ये हार्डर देन लिखना पड़ेगा, हार्ड देन से काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे ख्याल? लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, क्लियर है तो इसको ट्राई दो, साथ साथ में देते जाओ, सीखते जाओ, इसको एक वर्कशॉप की तरह बनाओ। मेटालिक फर्नीचर इज ऑलवेज चीप देन वुडन फर्नीचर। मेटल का या धातु का फर्नीचर हमेशा सस्ता होता है लकड़ी के फर्नीचर से। ठीक है, चीप देन, क्या करूं मैं इस सेंटेंस को सही बनाने के लिए? कमेंट्स में डालना। चलो आगे बढ़ते हैं। छोटा सा आर्टिकल है, कह रहा है जी गोल्ड इज प्रेशियस बिकॉज इट इज रेयर, नॉट मोर देन 6 पार्ट्स पर बिलियन इन अर्थ क्रस्ट। कह रहा है गोल्ड जो है ना प्रेशियस है, प्रीशियस यानी वैल्यूएबल या कीमती। और क्यों है? क्योंकि ये रेयर है। रेयर का मतलब होता है जो बहुत कम पाया जाए। कह रहा है जी ये ज्यादा नहीं है, 6 पार्ट पर बिलियन से अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के कोर में, अर्थ के अंदर। कह रहा है जी बट अप टू 8740 पार्ट्स पर बिलियन इन मीटेरोराइट्स। कह रहा है लेकिन ये मीटेरोराइट्स में, उल्का पिंडों में जो आसमान से गिरते हैं, उसमें इतना ज्यादा भी हो सकता है। कह रहा है जी बट दैट्स ओनली हाफ द स्टोरी, लेकिन ये सिर्फ आधी ही कहानी है। तो अगर दुनिया में आप 100 किलो पानी मिट्टी इकट्ठा करोगे, 100 किलो का मतलब है 1 बिलियन से कंपेयर कर रहा हूं, मान लीजिए 100 करोड़ किलो पानी है या मिट्टी है, तो उसके सामने सिर्फ 1 किलो ही सोना है। ठीक है, 6 पार्ट यानी 6 किलो ही सोना है। 6 पार्ट्स पर बिलियन गोल्ड की अवेलेबिलिटी है। और मीटेरोराइट्स में, किसी उल्का पिंड में ये बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ आधी कहानी है। अब कैसे आधी है? कह रहा है इरिडियम एंड ऑस्मियम आर इवन रेयर एंड प्राइसियर बट द वर्ल्ड इज नॉट लाइनिंग अप टू बाय देम। कह रहा है अगर इरिडियम और ऑस्मियम नाम के एलिमेंट्स की बात करें तो ये और भी ज्यादा रेयर हैं सोने से, ये और भी कम पाए जाते हैं, और ये ज्यादा महंगे भी हैं, प्राइसियर भी हैं। लेकिन द वर्ल्ड जो है, दुनिया, वो लाइन अप नहीं कर रही है, क्यू अप नहीं कर रही है, या कतार नहीं लगा रही है इनको बाय करने के लिए। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोना कम है इसलिए लोग बाय करते हैं, इरिडियम तो और भी कम है। लेकिन इरिडियम, किसी महिला को आपने इरिडियम के गहने बनवाते हुए नहीं देखा होगा, महंगा भी है फिर भी। चलिए, इरिडियम ऑस्मियम की वर्ब है आर, अगेन कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन देन का इस्तेमाल नहीं हुआ। यही मैं समझाना चाह रहा था, जरूरी नहीं है। द वर्ड यानी हमारी दुनिया, वर्ब है इसकी इज नॉट लाइनिंग अप। लाइन अप करना, क्यू अप करना, किसी चीज के लिए कतार लगाना। कह रहा है इरिडियम्स प्राइस डजंट शूट अप और प्लमेट विद ट्रम्प्स मटरिंग्स। कह रहा है इरिडियम के दाम की बात करें तो ना तो ये शूट अप करता है, रातों रात बढ़ता है, और ना ही ये प्लमेट करता है या गोता लगाता है। और कैसे? ट्रम्प की मटरिंग्स के साथ ही, ट्रम्प के बड़बड़ के साथ ही। हिंदी में मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़। ट्रम्प बड़बड़ाते रहते हैं ना, कभी इंडिया से कुछ कह दिया, कभी इलोन मस्क से गुस्सा हो गए, कभी मैक्सिको वालों से गुस्सा हो गए। तो कह रहे ट्रम्प की बड़बड़ाहट के साथ, या उनकी, कहना नहीं चाहिए लेकिन बकवास के साथ में, इरिडियम का दाम जो है ना कभी बढ़ता है और ना कभी घटता है। कह रहे जी व्हेन गोल्ड हिट इट्स ऑल टाइम हाई ऑन April 22, इरिडियम वॉज एट इट्स लोवेस्ट दिस ईयर। जब गोल्ड ने हिट किया था अपने ऑल टाइम हाई को, आज तक के सबसे ऊंचे दाम को, अप्रैल 22 को, तो इरिडियम नाम की जो धातु थी, एलिमेंट था, ये अपने इस साल के लोवेस्ट प्राइस पे था, इस साल का सबसे सस्ते दाम पे। गोल्ड की वर्ब है हिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, हिट हिट हिट, V1 V2 V3 सेम है, पता ना आपको? हिट, कट, पुट, सेट, हर्ट, कास्ट, कोस्ट, फोरकास्ट, क्विट, शट, स्प्रेड, बर्स्ट, ये सारी वर्ब्स हैं जिनकी V1 V2 V3 को आपको सेम रखना होता है। इरिडियम की वर्ब है वॉज। कह रहे दैट्स नॉट टू से गोल्ड नेवर टेक्स अ टंबल। कह रहे जी ये जो बात हमने ऊपर की ना, ये बताने के लिए नहीं है, दैट्स नॉट टू से। और क्या बताने के लिए भाई? कि गोल्ड कभी भी टंबल टेक नहीं करता है। टंबल का मतलब होता है लुढ़क जाना, टेक अ टंबल करना यानी लुढ़क जाना। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गोल्ड लुढ़कता नहीं है। कह रहा है इट फेल बिग इन 75-76 एंड इन सन 2008। कह रहा है ये बहुत तेजी से गिरा या बड़े तौर पे गिरा 75-76 में और 2008 में। और कैसे गिरा? ओनली टू रिकवर एंड स्केल ग्रेटर हाइट्स। सिर्फ इसी काम को करने के लिए गिरा कि ये रिकवर करे और स्केल करे, यानी फतेह करे नई हाइट्स पे, नई बुलंदियों पे। स्केल करना यानी किसी माउंटेन को, पहाड़ को, बुलंदी को छूना। तो ये गिरा जरूर, लेकिन उसके 1-1.5 साल में अपने फिर से ऑल टाइम हाइज इसने लगा दिए थे।
चलिए, इट आया गोल्ड के लिए, वो है इसकी फेल। फॉल यानी गिरना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल। ठीक है, फेल। स्केल द माउंटेन, स्केल द हाइट्स, किसी पहाड़ की चोटी या बुलंदी को छूना। कह रहा जी, टॉकिंग ऑफ ट्रम्प, गोल्ड इज ऑल्सो ए मेजर ऑफ मैडनेस ऑफ हिज स्कीम्स। अब देखो, ये बुलवाना चाह रहा है अपने से, अपने तो नहीं ऐसा कुछ बोला, ये खुद ही मजे ले रहा है ट्रम्प के। कह रहा है अगर ट्रम्प की बात करें ना, तो गोल्ड जो है वो एक मेजर लगेगा आपको, पैमाना भी दिखेगा पागलपन का या मैडनेस का, ट्रम्प की स्कीमों के या ट्रम्प के इरादों के। है ना, ट्रम्प कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, तो गोल्ड जो है उनकी बेवकूफ़ी भरी बातों का एक पैमाना भी है। जब वो ज़्यादा बेवकूफ़ बात करते हैं ट्रम्प, तो गोल्ड का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए, गोल्ड की वो है इज गोल्ड इज ऑल्सो अ मेजर। कह रहा है व्हेन ही हिट चाइना विद बिगर टैरिफ्स ऑन April 9th, गोल्ड स्वंग अप। कह रहा है जब उन्होंने हिट किया, चोट मारी चाइना पे, और कैसे, बड़े बड़े टैरिफ्स के साथ या टैक्सेस के साथ, अप्रैल 9 को, तो गोल्ड जो है स्विंग अप कर गया, झूले की तरह अचानक से ऊपर की तरफ चला गया। स्विंग क्या होता है? झूला। झूला आपने देखा, एकदम किसी को बिठा के बच्चे को आप धक्का मारो, कैसे ऊपर जाता है वो अचानक से। तो जैसे इन्होंने किया इस काम को, तो गोल्ड, सोना जो है अचानक से स्विंग अप कर गया। स्विंग अप करना, शूट अप करना, सर्ज, सोर, सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ही की वर्ब है हिट, ही आया ट्रम्प के लिए, अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। गोल्ड की वर्ब है स्वंग अप। चलिए, लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट इसको देखेंगे। रीडिंग देखो, इसको रीडिंग ले लो एक बार फटाफट, है ना। कह रहा ही टुक शॉट्स एट यूएस फेड चीफ जेरोम पोवेल, गोल्ड मूव्ड अप इवन हायर। कह रहा उन्होंने टेक शॉट्स किया। टेक शॉट ऐड करना, किसी पे निशाना मारना, परेशान करना, स्टेटमेंट देना, बुली करना। कह रहा उन्होंने परेशान करने की कोशिश की, टेक शॉट ऐड किया अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व के चीफ हैं, यू कहते हैं अमेरिका के आरबीआई के जो चीफ है, हमारा आरबीआई होता है, उनका फेडरल रिजर्व होता है, जेरोम पोवेल जिनका नाम है। तो गोल्ड जो है वो मूव कर गया अप की तरफ, इवन हायर, और भी ज्यादा। मतलब उन्होंने कुछ जेरोम पोवेल को बोला, गोल्ड और तेजी से ऊपर गया। कह रहा व्हेन ही बैक ट्रैक्ड, गोल्ड स्वंग डाउन प्रॉम्प्टली। और कह रहा जब उन्होंने बैक ट्रैक किया, बैक ट्रैक याद है ना आपको, रिवर्स मारना, यू टर्न मारना। जब उन्होंने यू टर्न मारा, अपनी बात से पीछे पलटी मारी, तो गोल्ड जो है स्विंग डाउन भी कर गया, झूले की तरह नीचे भी आ गया। कह रहा इट जस्ट गोज टू शो दैट व्हेन टाइम्स लुक बैड, एंशिएंट गोल्ड, नॉट न्यू फैंगलैंड स्टॉक्स और डेरिवेटिव्स, गेट अ वर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस। कह रहा ये जो बात हमने आपको बताई ना, इट जस्ट गोज टू शो, ये बात सिर्फ इतना ही आगे जाके हमें बताती है, इट जस्ट गोज टू शो, कि जब वक्त बुरे चल रहे हो, व्हेन टाइम्स लुक बैड, तो हमारा जो ये पुराना गोल्ड है, एंशिएंट गोल्ड, ना कि नॉट ये नए नए पाए जाने वाले न्यू फैंगल्ड स्टॉक्स या डेरिवेटिव्स, हमारा गोल्ड जो है ना, वही गेट करता है हमारे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को, हमारे भरोसे के मत को। यानी जब भी दुनिया में कुछ तबाही आती है, मुसीबत आती है, तो सबसे पहले सोने के दाम बढ़ते हैं, ना कि स्टॉक्स के, ना कि एफएनओ के, डेरिवेटिव्स के, फ्यूचर ऑप्शन के। कहना है ये चाह रहा है। चलिए, इट की वर्ब है गोज टू, इट गोज टू शो दैट। टाइम्स की वर्ब है लुक, अगेन टाइम के आगे अपने एस लगाते हैं, अलग अलग दोनों की बात हो रही हो। गोल्ड की वर्ब है गेट्स, गोल्ड यहाँ पे गेट्स होना चाहिए टेक्निकली, गोल्ड गेट्स और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। न्यू फैंगल्ड मतलब अभी अभी नया नया कुछ पाया गया हो, कोई नई अजीब सी चीज हो, आपको लगे यार इसकी जरूरत भी क्या थी बनाने की, ऐसी नई नवेली चीजों को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यू फैंगल्ड। तो ये स्टॉक्स और डेरिवेटिव्स बहुत नए हैं, पिछले 100-150 सालों से ही दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स शुरू हुई हैं। ठीक है, तो नया वर्ड है न्यू फैंगल्ड, देख लेना। करेक्ट, गोल्ड कंटिन्यूज राइजिंग, इट इज अ साइन ऑफ मोर इंस्टेबिलिटी अहेड। करेक्ट, अगर गोल्ड जारी रखता है राइज करना, अगर ये गोल्ड का दाम बढ़ता रहता है, तो ये एक साइन होगा या निशान होगा और ज्यादा अस्थिरता का, इंस्टेबिलिटी का, आगे जाकर के अहेड। कह रहे सम ऑफ इट ट्रम्प इंड्यूस्ड, और इसमें से कुछ ट्रम्प के द्वारा इंड्यूस्ड होगी, भड़काई होगी या शुरू की होगी। है ना, ट्रम्प ही करते हैं सब काम, नई नई स्टेटमेंट्स देना, टैक्स लगाना, उल्टी पुल्टी बात कर देना। अगर गोल्ड बढ़ता हुआ दिखे तो समझ लेना ट्रम्प जो है वही इंड्यूस कर रहे हैं इंस्टेबिलिटी को दुनिया भर में। इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता। कह रहा है बट इफ ट्रम्प मेक्स गुड ऑन हिज प्रॉमिस टू पर्सनली चेक ऑल द गोल्ड इन फोर्ट नॉक्स 4,175 टन्स और सम 3.4 लाख बार्स, देयर कुड बी अ फ्यू वीक्स रिस्पाइट। अब लास्ट में इसने मजाक कर दिया। कह रहे लेकिन अगर ट्रम्प मेक गुड ऑन कर दे, मेक गुड ऑन करना या डिलीवर ऑन करना, किसी वादे को, भरोसे जो है कसम को पूरा करना।
कह रहा है अगर लेकिन ट्रंप इस वादे को पूरा कर दें, इस प्रॉमिस को मेक गुड ऑन कर दें कि वो पर्सनली चेक करेंगे सारा का सारा सोना जो अमेरिका की तिजोरी में रखा है, सोने की तिजोरी जिसका नाम है फोर्ट नॉक्स। कह रहा है अगर ट्रंप वास्तव में ये वादा पूरा कर दें जो इन्होंने किया था, और ये सोना है 4175 टन, या जिसमें बार अगर गिने, बिस्किट गिने तो 3.4 लाख बिस्किट होंगे। तो कह रहा अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपको कुछ वीक्स का एक रिस्पाइट मिलेगा, छोटी सी राहत आपको सोने के दामों में मिलेगी। तो ट्रंप ने क्या प्रेसिडेंट बनने से पहले बोल दिया था कि मैं जब बनूंगा प्रेसिडेंट तो खुद जाकर के तिजोरी में सारा सोना गिनूंगा, है ना। वो बचपन में कार्टून आता था ना डोनाल्ड ट्रक वाला, वो अंकल क्रूज होता था, सारा सोना अपना गिनता था। और ट्रंप ने बोला था कि मैं भी वैसे ही गिनूंगा, मैं चेक करूंगा सोना सच में है या नहीं अमेरिका के पास। तो ये उसके मजे ले रहा है कि अगर वास्तव में ट्रंप किसी दिन छुट्टी लेके चला गया गिनने के लिए तो फिर सोना वहां मिल जाएगा और दुनिया को थोड़ा आराम मिलेगा, राहत मिलेगी, सोने के दाम कम बढ़ेंगे। चलिए, फर्स्ट कंडीशन लगा हुआ है ट्रंप की, वर्ब है मेक्स, मेक गुड ऑन, डिलीवर ऑन, किसी वादे को पूरा करना। फोर्ट नॉक्स एक जगह का नाम है। रिस्पाइट यानी आराम, राहत, थोड़ी सी राहत। कोल्ड कंफर्ट याद होगा आपको, है ना, उसी को रिस्पाइट बोलते हैं। वर्ब है इसकी कुड बी। क्लोज देयर से शुरू हुआ है, वर्ब का इससे देयर से कोई कनेक्शन नहीं है। एक कॉन्सेप्ट और करवा देता हूं आपको, फिर क्लास को रैपअप करते हैं। कॉन्सेप्ट है जी द हाउस ऑफ राम, यानी राम का घर। द हाउस ऑफ द बॉय, यानी लड़के का घर। द हाउस ऑफ दोज बॉयज, उन लड़कों का घर। ये जो ऑफ से बनने वाले सेंटेंसेस होते हैं या फ्रेजेस होते हैं, इनको आप पजेसिव लगा करके छोटा कर सकते हैं। पजेसिव क्या होता है? अपोस्ट्रोफी एस। अगर आपने हाउस ऑफ राम लिखा है यानी राम का घर, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, राम्स हाउस। पता है ना आपको ये बात? ऑफ के बाद वाला जो नाउन है वो पहले ले आओ, उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, और ऑफ से जो पहले है उसको बाद में लिख दो। ये तरीके से आप पजेसिव बनाते हैं। वैसे द हाउस ऑफ द बॉय, लड़के का घर, लड़के को पहले ले आओ, आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा दो, हाउस को बाद में लिख दो, द बॉयज हाउस। लेकिन दिक्कत कहाँ है इसमें? जब आपके पास ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन रखा हो तब पजेसिव बनाना मुश्किल होता है। मैं कहना चाह रहा हूं द हाउस ऑफ दोज बॉयज, उन लड़कों का घर। तो पहले मैं बॉयज लिखूंगा, फिर अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा, फिर हाउस लिखूंगा, लेकिन ये अंग्रेजी में नहीं कर सकते। अगर आप इसके आगे, बॉयज के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो आप बोलेंगे कैसे इसको? बॉयसिस, बॉयसिस। तो ये बॉयसिस वाली चीज जो है ना अंग्रेजी में नहीं चलती। इसलिए ऐसे कॉमन नाउन्स जो प्लूरल हो और उनका पजेसिव बनाना हो तो अपोस्ट्रोफी एस ना लगा करके खाली अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ दें। यहां देखो एस आ रहा है बाद में, यहां देखो एस आ रहा है बाद में, लेकिन बॉयज के केस में एस को आपको आगे नहीं लगाना है। तो यहां भी वही हुआ है। कुछ हफ्तों की बात हो रही है, वीक्स की बात हो रही है, कई प्लूरल हफ्ते हैं, इसलिए वीक के ऊपर आपने अपोस्ट्रोफी को लगाया। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बड़ा इजी है, सब लोग ट्राई देना। अ क्लीनिंग ड्राइव, ड्राइव लिखा हुआ है, ठीक है, वॉज अंडर वे टू एड्रेस द लोकल्स या लोकल्स कंप्लेंट्स। एक स्वच्छता अभियान जो है वो चल रहा था समाधान करने के लिए, हल करने के लिए लोकल लोगों की कंप्लेंट्स का या शिकायतों का। अब मुझे बताओ लोकल्स कंप्लेंट होगा या लोकल्स कंप्लेंट होगा? अपोस्ट्रोफी की पोजीशन आपको चेक करके बतानी है। अगेन फीडबैक कमेंट से मिल जाएगा, जाके चेक करो और जरूर से अपना आंसर पोस्ट करना। चलिए क्लास को रैप अप करते हैं। होपफुली आर्टिकल में मजा आया होगा। अपना फीडबैक बताना आज मुझे, है ना। ऐसे आर्टिकल खोज के लाता हूं मैं, ढूंढ ढूंढ के, पढ़ पढ़ के। फर्स्ट जो सेक्शन है वो है मैच द कॉलम्स का। कोल्ड कंफर्ट को किससे जोड़ोगे भाई? मान लीजिए एक को ई से जोड़ोगे तो 1 ई बन जाएगा। शोर का उल्टा पूछा हुआ है, मान लीजिए वो पैरेबल होता है तो 4 सी बन जाएगा। इस तरीके से आपको कॉलम्स मैच करने हैं। खुद से मैच करो। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, मैच वहां से अपना आंसर मेरे आंसर से मैच कर लेना। चलिए एक आरसी का क्वेश्चन भी है। ऑथर ट्रंप के एक्शन जो है वो गोल्ड को अफेक्ट करते हैं, इस बात की तरफ इशारा क्यों करता है? क्या बताना चाह रहा है ऑथर कि ट्रंप की हरकतों की वजह से गोल्ड का दाम ऊपर नीचे होता है? क्यों होता है, मतलब क्या होगा इससे? ये बताने से ये होगा, आंसर खुद से निकालने की कोशिश करो पहले। ये इसलिए बताया इन्होंने कि गोल्ड बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है जियोपॉलिटिकल यानी इंटरनेशनल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पे, आर्थिक अस्थिरता पे। दुनिया में कुछ भी हो तो गोल्ड का दाम सबसे पहले बढ़ेगा या गिरेगा। तो ये बताने के लिए इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और उनके आदतों को गोल्ड से जोड़ के बताया। चलिए 6वें में आंसर बनेगा सी। एक सेकेंड ना, कह रहा जी इनमें से कौन सी अजम्पशन या कौन सा लॉजिक आपके हिसाब से सही है या वो अंडरलाई करता है जब ऑथर कंपेयर कर रहा था रोमन सोल्जर की सैलरी को आजकल के अमेरिकन आर्मी के कैप्टन से? क्या सोच के कंपेयर कर रहा था वो? क्या रीजन था कंपेयर करने का?
एक ही रीजन था कि जब किसी को गोल्ड में सैलरी दे रहे हो वही सैलरी कंटिन्यू करो, उसको गोल्ड के बराबर ही सैलरी दो। हिस्टोरिकल गोल्ड जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कन्वर्ट हो जाता है मीनिंगफुली मॉडर्न टाइम्स में। 50 साल पहले सोना भी 50 रुपए का था 1 तोला, आज 1 लाख का है, और वही वैल्यू है आज 1 लाख की जो 50 साल पहले 50 रुपए की होती थी। ठीक है ना। तो ये यूं नहीं बताना चाह रहा कि आजकल का आर्मी अफसर जो है वो गरीब है, सोल्जर रोमन, वो ये नहीं कहना चाह रहा। वो बता रहा है कि सोने में दो तो सोना बिल्कुल स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह काम करता है। ये थोड़ा सा मेंस लेवल का क्वेश्चन था, होपफुली आपका सही हुआ होगा। लास्ट के 3 क्वेश्चंस ग्रामर के हैं, जो सीखा है आपने ग्रामर रूल्स अप्लाई करना। एक एरर यहाँ मिलेगी, दूसरी एरर यहाँ मिल सकती है, और तीसरी आपको मिलेगी चलो तीसरी खुद से ढूंढो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डालें क्लोजेस्ट के और कॉमन एरर्स के, जरूर से चेक करना। 10 में से कितने नंबर मिले अपने फीडबैक के साथ में कमेंट्स में डालना। कल की क्लास में मुलाकात लेंगे। अगर ये आर्टिकल अच्छे लगते हैं तो बताया करो ताकि इनको और लाया जा सके। अंटिल देन साइनिंग। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।